नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की सीरीज़ हमने ऑलरेडी चला रखी है और वो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। आज हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री को मुख्य रूप से एक नए अंदाज में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। अगर इन शॉर्ट नोट्स की हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग है वहाँ से लिए गए हैं और कुछ ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। 6 से 10 तक की जो बुक है वहाँ से मैटर को इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आज दिनांक है कितनी, 10/12/2020। ठीक है, ये कंप्लीट सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी 25 दिसंबर 2020 को। बिल्कुल शेड्यूल्ड रहेगी दोस्तों। एक दिन यानी कि एक दिन में अपन पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज मान लीजिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता उठा लिया, कल हम वैदिक संस्कृति उठा लेंगे, तीसरे दिन सामाजिक जो भी जीवन दे रखा है, जो टॉपिक हमारे दे रखा है उनको हम उठा लेंगे। यानी कि प्रतिदिन एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको कुल मिलाकर 12 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। कितने टॉपिक में डिवाइड कर रखा है? 12 टॉपिक में। अब आप कहोगे कि 12 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है तो ये 12 दिन में हो जाना चाहिए, फिर 10 से 25 तक तो 15 दिन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें दोस्तों, ये अपन करेंगे 1, 2, 3 और 4। शुरू में 4 टॉपिक कंटिन्यू करेंगे चारों दिन और 5वें दिन अपन इनका करेंगे रिवीजन। इन चारों टॉपिकों का क्या करेंगे? रिवीजन। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे? फिर 4 टॉपिक उठा लेंगे अगले 4 दिन तक और 5वें दिन उनका फिर रिवीजन करेंगे। फिर अगले जो 4 टॉपिक रहेंगे उनको फिर उठा लेंगे अगले 4 दिन तक और 5वें दिन फिर रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से 4-4 के 3 सेट हो जाएंगे। इसमें तो टॉपिक कंप्लीट होगा और एक एक दिन इनका रिवीजन लग जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के कितने दिन हो जाएंगे? 4 × 12 और 3 15। इस प्रकार से 15 दिन में हम कंप्लीट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुख्य रूप से 2 बातें ध्यान रखना है। एक तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का पार्ट है, जिसमें आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या उपरोक्त सभी दे देंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको आद्य ऐतिहासिक काल राइट आंसर करना है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें किसी भी वस्तु के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें क्या लिपि भी मिलती है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, ऐसे काल को अपन कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसी काल में हमारी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मैंने पहले टॉपिक लिख रखा है वो लिख रखा है प्रमुख स्थल एवं स्थान। तो इनको मैप में सजा रखा है, इनको अपन थोड़ा सा देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसमें ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप को मैं थोड़ा सा एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये इंडिया का मैप है। देखिए, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक स्थान आपको ध्यान रखना है, मांडा। और मांडा भारत का सबसे उत्तरतम स्थान भी माना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। इसके नीचे अपन आ जाते हैं पंजाब। पंजाब में 2 स्थान ध्यान रखने हैं, रोपड़ और संघोल। ठीक है, इसके बाद में इधर आपको दिखेगा राजस्थान लेफ्ट में, तो ये है बालाथल और कालीबंगा, ये अपने राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा में अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी, मीठाथल, बनावली और भर्राना। दोस्तों, भर्राना जो स्थल है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये नवीनतम स्थल है जो कि जून 2016 में खोजा गया था। इसके अलावा यूपी की हम बात करें तो यूपी में एक स्थान ध्यान रखना है, आलमगिरी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वतम स्थान है। इसके अलावा गुजरात में आगे बढ़ते हैं अपन। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा और ये सारे के सारे गुजरात में पड़ते हैं। नीचे आ जाइए दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान माना जाता है। ये तो ही भारत की बात। अब हम बात करते हैं इधर, देखिए पाकिस्तान की तरफ। ये है पाकिस्तान।
ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है पाकिस्तान को। एक पार्ट जो ऊपर का आपको दिख रहा होगा ये पंजाब प्रांत है, फर्स्ट वाला। दूसरा वाला प्रांत आपको दिख रहा होगा सिंध प्रांत है, और तीसरा स्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान है, ठीक है। तो अपन पंजाब प्रांत की सबसे पहले बात करते हैं। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा और रहमनदेरी 2 स्थान हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो हैं। बलूचिस्तान में बालाकोट, सूतकागेंडोर और मेहरगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपने इधर छोड़ रखा है राइट में, लेफ्ट में देखिए, ये जो स्थान है आपका, ये है अफ़गानिस्तान का, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में मुख्य रूप से 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 स्थान याद रखने हैं, एक तो सूरतगोई और एक मुंडिकाग, ठीक है दोस्तों। वैसे स्थानों की हम बात आगे भी करेंगे, लेकिन ये मैप में थोड़ा सा दिखाने का एक बार प्रयास किया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियाँ पाई जाती थी। इन चारों प्रजातियों को भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियाँ पाई जाती थी, जिसमें पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरी है भूमध्य सागरीय यानी अपन द्रविड़ कहते हैं, और तीसरी है मंगोलियन, और चौथी है अल्पाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो 4 प्रजातियाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति नहीं है, तो आपको ये 4 ऑप्शनों में से एक गायब कर देगा वो, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन चारों प्रजातियों में सबसे अधिक साक्ष्य किसके मिले हैं, तो आपको बताना है भूमध्य सागरीय अर्थात द्रविड़ों के, इनके सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, अतः इन्हें निर्माता कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। विस्तार की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। अगर उत्तरतम स्थान की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान पड़ता है, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिणतम की बात करें तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर पूर्वतम स्थान की हम बात करें तो आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। मेरठ यूपी में पड़ता है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर है। और पश्चिमतम स्थान की हम बात करें तो सूतकागेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ये स्थान दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए आपको 3 सन लगातार ध्यान रखनी है। एक 1851, 1853 और 1856। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पहली बार हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया गया था। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाए, तो बात को आपको बताना है वहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि टीले का सर्वेक्षण पहली बार कब किया गया था, तो वो आपको सन पूछेगा। इसका मतलब 1851 आपको आंसर देना है। 1853 में बात करते हैं तो 1853 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, जिन्हें अपन बर्टन बंधु कहते हैं, इनके आदेश पर पहली बार टीले की खुदाई की गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार टीले की खुदाई कब की गई थी, तो आपको बताना है 1853 में। किन के नेतृत्व में की गई थी, तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन अर्थात बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 1856 की तरफ। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा को पहली बार मानचित्र पर जारी किया गया था। यानी कि जो हड़प्पा स्थान है उसको पहली बार मानचित्र पर जारी कब किया गया था, तो 1856 में किया गया था, ठीक है। 3 सन ध्यान रखनी है, 3 बात ध्यान रखनी है। 1851 में सबसे पहले टीले का सर्वेक्षण, 1853 में सबसे पहले बार टीले की खुदाई, और 1856 में पहली बार मानचित्र पर जारी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दी गई थी, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया था। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का, ठीक है। 1904 में
1908 में कनिंघम की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद में इस भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल ने 5 सदस्यों की कमेटी गठित की थी जिन्हें भारत प्राचीन नगर खोजने का जो कार्य था वो सौंपा गया था। मुख्य रूप से ये जो 5 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, जिनमें से दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन विलर और अर्नेस्ट मेके, ये 5 व्यक्ति थे। याद कैसे करेंगे, दया, राख, मामा, अम्मी पर, ये ट्रिक है इनकी, ये 5 लोगों को याद करने की। ठीक है, एक कमेटी गठित की गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो जिन्हें क्या दिया गया था, जितने भी पुरातत्व स्थल हैं उनको खोजने का जो कार्य था वो दिया गया था, जिसमें दया से दयाराम साहनी, राख से राखलदास बनर्जी, माँ यानी कि माँ से तो माधव स्वरूप वत्स और माँ से मार्टिन विलर, अम्मी पर, अम्मी मतलब अर्नेस्ट मेके। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। वैसे इनमें अगर अपन देखें शॉर्ट वे में तो 1921 में जो दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा की खोज करी थी, क्योंकि इनको काम क्या दिया गया था, खोज करने का काम दिया गया था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोज लिया था। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन विलर की हम बात करें तो इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में हड़प्पा का उत्खनन किया था और मार्टिन विलर ने 1946 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, यहाँ तो हमने नॉर्मल बातें करी हैं, अब हम एक एक स्थान को उठाएंगे और सबसे डिटेल में बात करेंगे। पहला है जिसमें हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थान है वो मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। मोंटगोमरी का वर्तमान में नाम साहिवाल हो गया है, इस बात को भी ध्यान रखना, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के बाएं तट पर की गई थी। इसका जो उत्खनन है वो 2 बार किया गया था। पहली बार 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और 1946 में मार्टिन विलर के द्वारा। याद कैसे करेंगे, तो इसमें मैंने ट्रिक लेफ्ट में लिख रखी है, इसको आप पढ़ लीजिए। दया मामा ध्यान रख लेना, हड़प्पा का नाम आते साथ में आपके दिमाग में दया मामा आ जाना चाहिए। दया से तो क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी इसकी खोज करता। ठीक है, दयाराम साहनी। और मामा से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माधव स्वरूप वत्स और माँ से हो जाएगा मार्टिन विलर, यानी कि उत्खनन करता। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा जाता था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा के स्थल की हम बात करें तो हड़प्पा स्थल को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था दुर्ग टीला और एक था नगर टीला। दुर्ग टीला जो था वो रावी नदी के तट पर ही था, इसलिए यहाँ पर नाव के साक्ष्य मिलते हैं। और नगर टीला जो है इसको मुख्य रूप से नगर टीले से मुख्य रूप से 2 प्रकार के कब्रिस्तान R37 और H प्रकार का जो कब्रिस्तान है इनके साक्ष्य मिले हैं। आगे चल के दोस्तों हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा से H प्रकार का जो कब्रिस्तान मिला है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इस लिपि के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ब्रुष्टोफेदन लिपि जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, इस लिपि के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा के H कब्रिस्तान से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि R37 क्या है। R37 क्या है, तो आपको बताना है कि ये एक कब्रिस्तान है। ठीक है दोस्तों, अब हड़प्पा से प्राप्त जो अवशेष हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा से तांबा गलाने की 16 भट्टियाँ मिली हैं और कांसे का जो दर्पण है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। उर्वरा यानी कि जिसे अपन पृथ्वी देवी की जो मरण मूर्ति है उसकी जो एक तरीके से खोज हुई है, उसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति दिखाई गई है वहाँ पे, जिसे अपन उर्वरा की संज्ञा देते हैं या जिसे पृथ्वी देवी की मरण मूर्ति माना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा से ही मानव को
बकरे के साथ में, ध्यान रखना दोस्तों, मानव को बकरे के साथ में समाधान के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके हड़प्पा से। मानव के कुत्ते के साथ में समाधान के साक्ष्य मिलते हैं रोपड़ से, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि मानव के कुत्ते के साथ समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बताना है बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है आपकी हड़प्पा से। दोस्तों इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। ध्यान रखना कहाँ से मिलती है, सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें पूछी जाए तो आपको बताना है हड़प्पा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थान की हम बात करें तो ये लरकाना में पड़ता है, लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है। लरकाना कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य या अवशेष मिले हैं इसमें मुख्य रूप से कांसे की नर्तकी, जो कि मोम कास्टिंग विधि से बनाई गई है। इसके अलावा कुबड़दार बैल की मूर्ति एवं मोहर, 9 बार बसकर उजड़ने के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताओ कौन सी सभ्यता 9 बार बसकर उजड़ने के साक्ष्य प्रदान करती है, तो वहाँ आपको आएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। ये कहाँ का है, ये है मोहनजोदड़ो का, जिसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण एवं विराट वस्तु की संज्ञा दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं पशुपति शिव की मोहर। पशुपति शिव की जो मोहर है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के 6 पशु, ध्यान देना है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के पशु की गणना की गई है और मुख्य रूप से 6 प्रकार के, यानी कि 6 पशु कुल मिला के 5 प्रकार के 6 पशु। अब प्रकार पूछे तो आपको 5 प्रकार बताना है, पशु पूछे तो 6 पशुओं का अंकन बताना है। ये कैसे सिस्टम है देखिए, पशुपति शिव की मूर्ति है, इसके बाईं ओर में 2 पशु हैं, एक भैंसा है दूसरा गेंडा है। इसके दाईं ओर में भी 2 पशु हैं, एक हाथी है एक बाघ है। तो टोटल कितने पशु हो गए, 4 हो गए। और नीचे 2 है, क्या है 2, हिरण है। देखो प्रकार तो एक ही गिना जाएगा हिरण, तो प्रकार तो हो गए 5 और कुल अगर पशु गिने जाएं तो 2, 2 4 और 2 6, ठीक है। प्रकार 5 और पशु 6। मोहनजोदड़ो से भूमध्य सागरीय मानव जाति के अवशेष भी मिलते हैं, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम तीसरा स्थान देखते हैं, वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन है वो 1935 में अर्नेस्ट मेकी के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो के क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो चनहुदड़ो से मुख्य रूप से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए ये माना जाता है कि यह एक औद्योगिक नगर था। इसके अलावा लिपस्टिक के साक्ष्य, स्याही की दवात के साक्ष्य, पित्तल की इक्का गाड़ी पूछा जा सकता है। पित्तल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चनहुदड़ो से मिले हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, आपको नोट लगा के लिख रखा है कि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से झुक्कर व झागर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। झुक्कर झागर संस्कृति बहुत बार पूछी जाती है कि झुक्कर झागर संस्कृति का जो एक तरीके से संबंध है वो कौन सी सभ्यता से है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता से। किस स्थान से है, तो आपको बताना है चनहुदड़ो से। झुक्कर जो संस्कृति है ये ग्रामीण संस्कृति है और झागर जो संस्कृति है एक शहरी संस्कृति है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से ग्रामीण व शहरी संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो आपको बताना है चनहुदड़ो से।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे एक तरीके से स्थल पर, जिसका नाम है लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है और ये मुख्य रूप से भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल की जो खोज है वो श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, जिसे अपन SR राव कहते हैं। लोथल के साक्ष्य की बात करें तो लोथल से चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है गोदीवाड़ा। सेकंड पूछी जाए तो हड़प्पा के अन्नागार हैं, और थर्ड पूछी जाए तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार हैं। ये तीनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। यह लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौवे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बताना है लोथल से। पांचवा जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा मुख्य रूप से हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा की खोज 1951 से 53 के मध्य अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, और कालीबंगा का जो उत्खनन है वो बीबी लाल और BK थापर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कालीबंगा में क्या ध्यान रखना है, खोजकर्ता और उत्खनन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ऐसे याद कर लें। A और B ध्यान रख लें। A से तो बन जाएगा खोजकर्ता, कौन, अमलानंद घोष, और B से बन जाएंगे कौन, उत्खननकर्ता, जिसमें B से बीबी लाल थापर और B से BK थापर। ठीक है, A और B ध्यान रख लेना है। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से साक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की सभ्यता है, तो यहाँ पर से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है जिसमें मुख्य रूप से 6 छिद्र किए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि उस जमाने में शल्य चिकित्सा होती होगी, तो ये शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हैं। विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपके कालीबंगा से, क्योंकि कुछ मकानों की जो दीवारें थी उनमें जो दरार थी वो मिली है, अतः पाया गया है कि वहाँ पर भूकंप आया होगा। अलंकृत ईंट एवं बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। अग्निकुंड व हवन वेदियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा की सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा के स्थान से मिले हैं, अतः इसे कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। छठा जो स्थान है वो है सूरकोटड़ा, और सूरकोटड़ा पड़ता है गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ये। इसकी जो खोज है वो 1960 में श्री गणपति जोशी के द्वारा की गई थी। सूरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है सूरकोटड़ा से। सूरकोटड़ा से सिंधु सभ्यता के विनाश यानी कि पतन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, एक शब्द है पतन और एक शब्द होता है पातन। पतन जो शब्द है, इस पतन शब्द का मतलब होता है विनाश। क्या होता है, विनाश। और एक शब्द होता है पातन। पातन का अर्थ होता है बंदरगाह। ठीक है, इन दोनों को ढंग से समझ लेना है अभी। ठीक है, देखिए, पतन मतलब विनाश, तो विनाश के अर्थात पतन के जो साक्ष्य मिले हैं वो तो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं सूरकोटड़ा से। कहाँ से मिले हैं, सूरकोटड़ा से। और पातन मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ठीक है, ध्यान रख जाएगा। तो दोनों को, पतन मतलब विनाश अर्थात सूरकोटड़ा, पातन मतलब बंदरगाह अर्थात लोथल से। ठीक है, सातवां जो स्थान है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थान है वो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में मानसर नदी के किनारे पर है। धोलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ अगर साक्ष्य की हम बात करें तो मुख्य रूप से धोलावीरा में संसार के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं,
और इसी स्टेडियम पर एक सूचना पट्ट भी मिला है। एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा, क्योंकि संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता है इसके जितने भी सारे स्थल हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जिनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है दुर्ग टीला जिसमें प्रशासनिक वर्ग रहते थे, एक है नगर टीला जिसमें जन सामान्य वर्ग रहते थे, और एक है इसमें मध्यम टीला जिसमें प्रशासनिक और व्यापारिक वर्ग रहते थे। 8वां जो स्थल है वो है बनावली। बनावली कह दो चाहे तो बनवाली कह दो, एक ही बात है। स्थान कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और इसकी जो खोज है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली से जो कि उत्तम किस्म के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, तांबे के बाणागर मिले हैं, और एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ नाली व्यवस्था का अभाव था। दोस्तों आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाली व्यवस्था की जो उत्तम व्यवस्था आपको मिलती है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर नाली व्यवस्था का अभाव पाया जाता है वह है बनावली। आगे 9वां स्थान है वो है रोपड़। रोपड़ पड़ता है दोस्तों पंजाब में। रोपड़ की जो खोज है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सतलज नदी के किनारे की गई थी, जहाँ से मानव के साथ में कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। 10वां जो स्थान है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। राखीगढ़ी की जो खोज है वो रफीक मुगल के द्वारा की गई थी, और इसका उत्खनन जो है अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था 1997 में। ठीक है। अब ये तो प्रमुख 10 स्थल थे। अब हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मेरे ख्याल से अंतिम पेज है, और इसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास किया है जिस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहरों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मोहरें होती थी। एक वर्गाकार मोहरे, एक आयताकार मोहरे और एक वृत्ताकार मोहरे। आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक मोहरे, तो सर्वाधिक मोहरे थी वर्गाकार। ठीक है। और ये जो मोहरे थी ये सैल खड़ी से निर्मित थी। सर्वाधिक मोहरे मैं बता चुका हूँ मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक या सर्पिलाकार कह सकते हैं, या गोमूत्री कह सकते हैं, या ब्रुष्टोफेदन कह सकते हैं, या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। लिपि के जो साक्ष्य हैं मैंने बताया था कि एच कब्रिस्तान हड़प्पा से मिले हैं, और इस लिपि में मूल चिन्हों की जो संख्या है वो 64 थी। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 64। सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु की हम बात करें तो एक सिंगी कुबड़ युक्त बैल है, पवित्र पशु। और पवित्र वृक्ष की हम बात करें तो पीपल है, और पवित्र पक्षी की हम बात करें तो बतख है, जिसे अपन फाख्ता कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा जा सकता है सुमेलित करने से संबंधित। अब सुमेलित करने में क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? सुमेलित करने में मुख्य रूप से आपसे एक स्थान दे देगा, कोई भी स्थल दे देगा, जैसे मान लीजिए हड़प्पा दे दिया, और उसके साथ में स्थान को सुमेलित करा लेगा। या फिर आपसे कोई भी स्थल दे देगा और वो कौन सी नदी के किनारे है वो पूछ लेगा, या फिर कोई भी स्थल दे देगा और उसका खोजकर्ता पूछ लेगा। तो ये अगर हमारे टेबल अच्छे से याद है तो ये मान के चलिए यहाँ से रीट में लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कंप्लीट टॉपिक में से एक प्रश्न आता है। अधिकांश जो चांसेस हैं वो इस टेबल में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे पर है। इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और उत्खनन किसने किया था? याद है? दया मामा। हाँ ठीक है। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और इसके जो खोज करता है
वो राखल दास बैनर्जी हैं। सन भी याद करना चाहो तो दोस्तों 2 की तो सन याद कर ही लेना कम से कम। एक तो आपको याद कर लेना हड़प्पा की 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे पर है। नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। लोथल गुजरात में पड़ता है जो कि भोगवा नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और छठा जो स्थान पड़ता है हमारा वो पड़ता है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है। और इसके उत्खनन किसने करा था ये भी ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान का है, तो ये ए और बी ध्यान होगा आप लोगों को। ए से अमलानंद घोष और बी से बीबीलाल और बी की थापर। सातवां जो स्थान है इसमें वो है धोलावीरा। धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। किस नदी के किनारे है? मानसर नदी के किनारे है। इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। सुरकोतरा जो कि गुजरात में है, इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमारा पहला दिन था और हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। कल हमारा 11 तारीख को दूसरा दिन होगा, हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार से कुल मिलाकर 15 दिन में कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री जो कि 3 यूनिट दे रखी है हमारी रीट में, इन तीनों को हम 25 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी है। हाँ ज़रूर थोड़ा सा स्पीड में मैंने लिया है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इस समय की भी देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है फिर ऐसी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, आप अगर दोबारा से देखना चाहते हैं, 3 बार से देखना चाहते हैं, 4-5 बार, जितनी बार भी देखना चाहते हैं ये आपके पास ही रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।